हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया ना? देखो, लास्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो था, थर्ड पार्ट, उसमें हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा था। उससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति को ख़त्म किया था और भी बहुत सारी बातें की थी हमने। देखो, हमने 1614 से स्टार्ट किया था, एक बेस ईयर लेके, है ना, जिसमें स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। फिर 1715 हमने पढ़ा था, जिसमें जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। फिर हमने 1774 पढ़ा था, जिसमें जो लुई 16 है वो राजा बनता है, राजकोष खाली हो जाता है ना, और बहुत सा वो टैक्स लगाता है। ये बहुत सारी बातें हमने की थी। उसके बाद 1789 आता है, जो हमारा क्रांति का साल था। जब क्रांति हो जाती है, सारी बातें आपका फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में बताया गया है। आप उसको देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये बताया था कि क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हालात थे, है ना, बहुत सारे हालात बदले भी थे। फिर हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा, तो जो महत्वपूर्ण था, है ना, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए। उसमें हमने देखा था कि सरकार ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी दिए, लेकिन दो चीज़ों के लिए महिलाओं का आंदोलन चलता रहा था, है ना। एक मताधिकार, जिसमें हमने देखा था कि 1946 में जाके उन्हें ये मताधिकार मिल गया था, ठीक है। अब इसके बाद का हम पढ़ते हैं। देखिए, आप नेक्स्ट ईयर डालेंगे, नेक्स्ट ईयर डालेंगे आप 1792। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है, उसमें यह बताया गया था कि आपको पेज को दो, मतलब कि उसमें दो कॉलम बनाने हैं। लेफ़्ट साइड में छोटा सा कॉलम ये इस तरीके का, और राइट साइड में जो बड़ा वाला, उसमें हम इधर हम डेट लिखेंगे और इधर हम उस डेट में इवेंट क्या हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, एक बार डेट रिपीट करवाता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम इस डेट पे आएंगे। 1614 बताया था, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, 1715, फिर 1774, फिर 1789। उसी में हमने कौन सा किया था, मई, जून, जुलाई और अगस्त। उसके बाद किस पे आए थे, जब 2 साल के बाद नेशनल असेंबली अपना संविधान पूरा कर लेती है ना, तो 1791, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। अब आता है 1792, 1792, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, कहता है फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि आंदोलन के दौर से गुजर रहा था फ्रांस। हर बात पे किसी को कुछ अधिकार नहीं मिलते थे तो वो आंदोलन करने लगता था, तो तनावपूर्ण तो रहेगा ही, ठीक है, जब तक कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था सही नहीं हो जाती। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। देखो, जब नेशनल असेंबली ने संविधान बना लिया था और जब राजा ने उस पर साइन भी कर दिया था, डर के, कि आंदोलन से वो डर गया था, लेकिन उसने साइन, और डर के उसने साइन कर दिया था, लेकिन अब राजा है, जान पहचान तो उसकी भी होगी। अभी तो उसने डर के साइन कर दिया ना, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से छोड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो भी राजा है, पड़ोसी जो देश हैं उसके राजाओं से उसकी जान पहचान रही होगी अच्छी। तो पर्शा, उस समय उसका जो पड़ोसी देश था पर्शा, उसके राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी कि देखो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आंदोलन हुआ है, हमारे साथ बहुत सारा गलत काम किया गया है, संविधान बना के हमारे अधिकारों को छीना गया है, तो आप हमारा सैन्य सहयोग करोगे, ठीक है, और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालोगे, है ना। क्योंकि फ्रांस की जो घटनाएं थी जिससे लोग आंदोलित हो रहे थे, है ना, आंदोलन कर रहे थे, नई नई मांगे कर रहे थे, अपने अपने अधिकार मांग रहे थे, तो जो पड़ोसी देश थे उन पे भी इम्पैक्ट आ रहा था। वो भी ना खुश थे कि ऐसे अधिकार मांगेंगे तो फिर तो गया, हम भी राजा कहाँ बचेंगे। तो वो मान गए लुई 16 का साथ देने के लिए।
फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। चिंता तो होनी थी क्योंकि वो राजा थे, उनके अधिकार छीनने वाले थे, जैसे फ्रांस के राजा के छीन गए। और जबकि फ्रांस इतना बड़ा देश था, इतनी पावरफुल उसके पास सेना थी, फिर भी राजा जो था वो झुक गया। और ये तो छोटे मोटे देश थे, शक्ति थी इनके पास भी, लेकिन फ्रांस के मुकाबले छोटे थे। तो ये डरते थे कि अगर फ्रांस जैसी स्थिति यहाँ बन गई तब तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये आंदोलन फ्रांस से निकल के हमारे देश तक पहुँचे, इसको फ्रांस में ही रोक देते हैं। तो मान गए लुई 16 का साथ देने के लिए। और पहले वीडियो में बताया था मैंने, जो लुई 16 की शादी हुई थी ऑस्ट्रिया में, है ना। तो उस समय मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रिया इसका पड़ोसी देश था। अब ये अपने ससुराल तो जाएगा मदद मांगने, है ना। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। जब इस तरीके से इनका प्लान बना तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो गर्मियों के बाद ठंड में क्योंकि इनके लिए गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनका जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो इनका भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे अगर गर्मी जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है, अगर यहाँ पे हो जाए इनके यहाँ पे, तो ये मरना शुरू हो जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो गर्मियों के बाद जो ठंड का हल्का हल्का मौसम आएगा, जब उसमें आंदोलन करने वाले लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तब ये उसको नियंत्रित करने के लिए, है ना, क्योंकि गर्मी में वैसे भी वो आंदोलन करने वाले भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गर्मियों के बाद जो ऐसी घटनाएं घटेंगी आंदोलन वाले, तो उसको रोकने के लिए हम क्या भेजेंगे, सेना भेजेंगे। इसका इन्होंने प्लान कर लिया था। लेकिन ये प्लान पता चल गया किसको, नेशनल असेंबली को पता चल गया कि ऐसा ऐसा राजा कर रहा है। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, ये योजना जब तक आता, जो पड़ोसी देश थे वो अपनी सेनाओं को भेजते। इससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पहले कि वो सेना भेजते, नेशनल असेंबली ने अपनी तरफ से ही एक कदम आगे बढ़ के युद्ध को शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि उस समय नेशनल असेंबली नई नई बनी थी, नए नए संविधान आए थे, नए नए अधिकार मिले थे लोगों को, तो नेशनल असेंबली जो भी फैसला करती, लोगों में उत्साह भर जाता कि हमारे अच्छे के लिए है, अच्छे के लिए है। तो उन्होंने युद्ध की घोषणा की, तो युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत थी। तो प्रांतों से हज़ारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, खुद से लोग आने लगे। पहले देखो, पहले ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करते थे, है ना, कि चलो युद्ध में चलो, युद्ध में चलो। लेकिन इस बार क्या हुआ, ज़बरदस्ती नहीं, इस बार हज़ारों लोग खुद आए कि हमें सेना में जाना है। उनको ये देश भावना लगती थी, ठीक है। कहता है उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। वो बहुत भावुक थे, युद्ध में जाने के लिए वो बहुत भावुक थे। उन्होंने उनका क्या मानना था कि ये जो राजा हैं ये हमें बहुत सताते हैं, हमें अधिकार नहीं देते। ये जो कुलीन हैं, ये जो पादरी हैं, ये हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, हमें बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। तो इनको दिखाया जाए कि जनता क्या चीज़ होती है। तो इन्होंने कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, है ना। इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे विरुद्ध होगा और ये जनता की आवाज़ है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। इसमें ये इतना कवि का नाम नहीं पूछता है, लेकिन हाँ एक ज़रूर पूछता है कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन, कि जो देशभक्ति का जो गाना गाया जाता था फ्रांस में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मार्शिले कहते हैं, ठीक है। कहता है यह गीत पहली बार मार्शिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसीलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्योंकि ये अब फ्रांस का राष्ट्रगान भी है, तो ये और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आपसे कई तरीके से, 3-4 तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है, या मार्शिले फ्रांस का क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछेगा, तो मार्शिले आपको याद रखना है। और अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान भी है, ठीक है। याद है ना आपको, जब वो पेरिस की ओर कूच कर रहे थे, जब उन्होंने
क्रांति को शुरू किया था, उस समय उन्होंने यह गाना गाया था। तो लोग इससे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्रगान से, है ना। चलिए, कहता है क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। लेकिन आप ये भी मानो कि जो क्रांतियाँ हो रही थी, जो आंदोलन हो रहे थे, जो युद्ध चल रहा था, उसमें पिस कौन रहा था? पिस तो जनता ही रही थी, है ना। जनता को वैसे भी खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, अब तो युद्ध हो गया, अब तो आंदोलन हो गया, अब तो क्रांति हो गई, कहीं आग लगा दिया गया, इस तरीके से उनको बहुत क्षति हुई। क्योंकि जब दंगा होता है, जब आंदोलन होता है, तब जब कहीं पे आग लगाया जाता है तो ये थोड़ी देखा जाता है किसकी दुकान जल रही है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। तो अब सोचो, जो छोटी सी दुकान लगा के बैठा है उसका दुकान पूरा जल गया, तो अब वो कैसे उसको वापस पाएगा? उसके लिए भारी क्षति हो जाती है, आर्थिक कठिनाइयाँ आ जाती है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी, क्योंकि सारे स्वयंसेवी बन गए कि हम भी जाएंगे सेना में, हम भी जाएंगे सेना में, हम भी अपना पौरुष दिखाएंगे, है ना। लेकिन अब घर परिवार को कौन चलाएगा, काम कौन करेगा? तो इन सब की जिम्मेवारी किस पे आ गई? औरतों के कंधों पर आ गई। तो ये एक पॉइंट आपको और मिल गया जो महिलाओं की स्थिति का वर्णन करने के लिए है, ठीक है। चलिए, कहता है देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो नए नए अधिकार मिले ही थे और कुछ अधिकार छूट भी गए थे। तो बहुत सारे जो कहना आबादी के बड़े हिस्से को, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा मानता था कि ये क्रांति यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश में राजा इतना अत्याचार करता है, उसी तरीके से जो दूसरे देश है वहाँ पे भी तो हो सकता है ऐसी कंडीशन हो, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको पॉज करके इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक दो वीडियोज़ और लगेंगे इसमें, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की पॉइंट्स बताए तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये लिख के रखना है, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे, जब आप इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब वो जो की पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे तो वो आपको समझ में आएंगे। जैसे की पॉइंट्स कोई आएगा तो आप क्लिक कर जाएंगे कि हाँ ये उस पॉइंट से रिलेटेड है। और सिर्फ अगर आप उस की पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। और अगर एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पिछले वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देखिए आप, ठीक है, और तब की पॉइंट्स आप नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने, जैकोबिन आपको याद है ना, जैकोबिन में एक इम्पॉर्टेंट नाम मैंने बताया था, रॉबेस्पियर, है ना, जो कि आगे आने वाला हीरो है, ठीक है। जिस तरीके से नेशनल असेंबली को गठित करते वक्त कौन थे? मिराबियो और आबेसिए, ठीक है। कहते हैं जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। देखो, नेशनल असेंबली तो बनाई गई थी, लेकिन नेशनल असेंबली महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही थी। सरकार तो बन गई, लेकिन वो महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही थी। और उस समय जो जैकोबिन था, जो जैकोबिन क्लब थे, याद है ना आपको, 1791 में जैकोबिन क्लबों की स्थापना की जाती थी। तो खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज, ये नाराज़ थे, लोगों को जोड़ा इन्होंने, ठीक है, और हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। कहते हैं 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। याद है ना आपको, नेशनल असेंबली को विधायिका बनाया गया था और राजा को कार्यपालिका यानी कि कानून का पालन करवाने वाला बनाया गया था। लेकिन ये जो जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें अधिकतर किसान, कारीगर, छोटे मजदूर, ये सब शामिल थे, क्योंकि भूख लगती है तो गुस्सा चरम सीमा पे होता है ना। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है।
पूरा घर आप सर पे उठा लेते हैं। इसी तरीके से जब इन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर हमला किया तो जो राजा के रक्षक थे उनको मार दिया इन्होंने, और क्योंकि यह हिंसक विद्रोह था, और राजा को भी बंधक बना लिया। नेशनल असेंबली ने राजा को बंधक नहीं बनाया था, नेशनल असेंबली ने तो क्या किया था, राजा के अधिकारों को कम किया था, लेकिन इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अब राजा को बंधक बना लिया। कहता है बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। देखो, नेशनल असेंबली भी आंदोलन से ही निकली थी, तो अगर कोई आंदोलन होता, कोई क्रांतिकारी होती, तो नेशनल असेंबली उनकी भावनाओं को समझती थी कि ये अब क्या कर सकते हैं या इनका गुस्सा कहाँ तक पहुँच चुका है, अब ये क्या चाहते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का सम्मान किया, बोला कि चलो ठीक है, तुमने राजा को बंधक बना लिया तो कोई नहीं, अब इनको हम जेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो राजा को जेल में डाल दिया। क्योंकि अब राजा खुद जेल में चला गया, यानी कि कार्यपालिका तो क्या हो गई, समाप्त हो गई ना। याद है आपको ये सेकंड वीडियो में अच्छे से बताया गया है, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में आप उसको देख लेंगे। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसमें याद है ना, ये वाला नेशनल असेंबली जो विधायिका है, जो कि नेशनल असेंबली अभी भी थी 1792 में, लेकिन जब वो उग्र आंदोलन हुआ तो कार्यपालिका सम्राट को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया। तो कार्यपालिका तो समाप्त हो गई ना। तो अगर कार्यपालिका ही समाप्त हो गई तो फिर नेशनल असेंबली कहाँ बची, नेशनल असेंबली अकेले क्या करेगी। तो कार्यपालिका को फिर से बैठाने के लिए फिर से चुनाव करवाए गए। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट, ठीक है। कहता है नए चुनाव कराए गए। याद है आपको कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे, सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, है याद है ना आपको। तो सक्रिय नागरिक में कौन था, 25 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष, और वो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, उनको सक्रिय नागरिक माना गया था। इस बार क्या किया, इस बार बोला कि नहीं, इस बार नए चुनाव कराए जाएंगे। आप देख रहे हो ये जो नियम थे वो 2 साल में ही बदल गए, और 2 साल नहीं, सॉरी 1 साल में ही बदल गए, क्योंकि संविधान तो कब लागू हुआ था, 1791 में, और ये 1792 है। कहता है 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। इस बार अधिकार दे दिया गया, लेकिन फिर से महिलाओं के साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया, फिर से उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस बार जितने पुरुष थे 21 साल से ज़्यादा के, उन सबको ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब नए चुनाव हुए, तो नया चुनाव होगा तो कुछ नया तो होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नेशनल असेंबली को बदल देते हैं। कहता है नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। देखिए ये आप एक सीरीज़ याद रखेंगे। सबसे पहले कौन, बताइए, शासन का जो प्रारूप था उसमें सबसे पहले कौन था, राजा ही था। जब राजा हटा, नए चुनाव हुए, तो कौन आया, नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली हट गया, अब तो नेशनल असेंबली को हटा के क्या नाम दिया गया है, कन्वेंशन। तो राजा, फिर नेशनल असेंबली और उसके बाद कन्वेंशन। ठीक है, चलिए। कहता है 21 सितंबर, देखो इतना पर्टिकुलर डेट आपको याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको साल याद होना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए एक ही वीडियो में कितनी 2-3 बार रिवाइज हो जाता है, तो अगर आप सारी वीडियोज़ को देखें तो आपको ऐसे टिप पे याद हो जाएगा। ठीक है, कहता है 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। अब जो ये कन्वेंशन बना ना, देखो ध्यान से समझना, नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को कम किया, लेकिन अब जो ये कन्वेंशन बना, इसने बोला ऐसे नहीं, ये अधिकार वगैरह नहीं, राजतंत्र को ही ख़त्म कर दो, राजा का नामो निशान मिटा दो। तो इसने राजतंत्र का ही अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। बोले कि अब यहाँ कोई राजा वाजा काम नहीं करेगा, अब यहाँ पे जो शासन होगा वो किसका होगा, जनता का शासन होगा, गणतंत्र होगा।
ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ठीक है, क्योंकि अब चुनाव के द्वारा सरकार बनना था और चुनाव में जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता अपने लीडर को चुनेगी, अपने जो भी उसके मंत्री वगैरह बनेंगे उसको चुनेगी। तो अब फ्रांस क्या हो गया, राजतंत्र से गणतंत्र। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ। तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब होता है, 1792 में। ठीक है, कहता है यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। अब जो ये गणतंत्र है ये वंशानुगत नहीं है, मतलब इसमें वंश नहीं चलेगा कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उस ऐसे नहीं। जनता जिसको चुनाव में पसंद करेगी उसको वोट करेगी। ठीक है, आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने हैं। ये आपके लिए एनसीईआरटी ने खुद एक असाइनमेंट बना के रखा हुआ है, तो ये अच्छा है कि आप कुछ देशों के और एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 4th पॉइंट आप नोट करेंगे। कहता है लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। याद है ना आपको, न्यायालय बनाया गया था, है ना। देखो 1792 में तो उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले कि चुनाव होता, चुनाव से पहले, आप समझ रहे हैं, चुनाव से पहले ही उसको न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ पे उसे क्या माना गया, देशद्रोही माना गया। खुद राजा को देशद्रोही मान लिया गया। ठीक है, और उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। और जब चुनाव हो गए 1792 में, उसके बाद 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही अश्रु, उसे भी फांसी दे दी गई। यानी कि जो बूर्बो राजवंश का जो अंतिम आप कह सकते हैं कि राजा था लुई 16, उसे 1793 में मार दिया गया, फांसी दे दी गई। याद है आपको, ये राजा कब बना था, 1700 बताइए, 1774 में। ठीक है, और देखो 1774 से लेके 1793 कितने साल हो गए, 19 साल, है ना। तो 19 साल में ही ये ख़त्म, यानी कि लगभग ये 40 साल की एज में मर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आपके पास एक बार फिर डेट का रिवाइज करते हैं। चलिए फटाफट, 1614 है, उसके बाद 1715 1715, फिर 1774 जब ये राजा बनता है 1774, फिर 1789, फिर उसी में मई जून जुलाई और अगस्त का टाइम आता है। और ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं इसमें, मंथ। उसके बाद कौन सा डेट आता है, 2 साल बाद, यानी कि 1791, है ना। 1791 संविधान बनता है, नेशनल असेंबली द्वारा नई सरकार बनती है। और 1792 में ये राजतंत्र का अंत हो तो गया, है ना। और 1793 में राजा ही समाप्त हो गया। ठीक है, बट हाँ चैप्टर समाप्त नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलिए अब राजा मर गया, अब क्या, अब आप नेक्स्ट एज डेट डालेंगे 1793, फटाफट डालिए डेट 1793। ठीक है, डाल लिया आपने। 1793 जब आप डालेंगे तो वहाँ पे एक आगे में लिख लेंगे आतंक राज, आतंक राज। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये आतंक राज। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कहता है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग, आपको वर्डिंग आप ध्यान से दें, आतंक का युग यानी इस समय बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम मचा होगा, है ना। बहुत सारे कत्लेआम हुए होंगे, बहुत सारे मर्डर्स हुए होंगे, बहुत सारी उठापटक हुई होगी, है ना। कहता है रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। याद है ना आपको, नेशनल असेंबली को भंग करके क्या बनाया गया था, कन्वेंशन। और आपको ये भी पता है कि जो
चुनाव हुए थे वो किसकी वजह से हुए थे? जैकोबिन क्लब ने जो है ना राजा को बंदी बना लिया था, तब ये चुनाव हुए थे। और आपको ये बहुत पहले बताया, रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का क्या था? मुखिया था, यानी कि वो पावरफुल था। यानी कि कन्वेंशन में अब किसकी चलती है? रॉबेस्पियर की। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। राजा कौन था? लुई 16। नेशनल असेंबली में कौन था? मिराबियो और आबेसिए। और कन्वेंशन में कौन है? रॉबेस्पियर। गुड। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, और वो इतना सख्त था, वो गणतंत्र के में जो दुश्मन जिसको वो मानता था, यानी कुलीन और पादरी, ये कहता था ये राजा के समर्थक हैं। अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और कहते हैं कि ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो राजा के समर्थक हैं और कुलीन और पादरी के समर्थक हैं, और उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उसके खुद के पार्टी के बहुत सारे सदस्य हैं जो उससे असहमत थे बहुत सारे मुद्दों पे, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देखो, रॉबेस्पियर इतना सख्त था और इतना खतरनाक था, और वो नियमों को इतना ज़्यादा मानता था, और अपने खिलाफ जो भी मतलब कुछ भी सुनता था किसी के भी मुंह से, तो वो उसे अपना शत्रु ही मानता था। पहला तो गणतंत्र का शत्रु, यानी कुलीन और पादरी। राजा तो मर ही गया था, तो बचे कौन? राजा के बाद कुलीन और पादरी वर्ग ही थे ना, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में। दूसरे राजनीतिक दल जो इसको परेशान करते थे, और इसके अपने पार्टी में ही कुछ लोग थे जो इसका विरोध करते थे, उन सभी को इसने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला, क्योंकि अब जो कन्वेंशन का मुखिया है वो कौन है? रॉबेस्पियर। तो अब तो उसी की बात चलेगी, तो उन पे मुकदमा चला दिया। कहता है यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता, और दोषी पाना ही था क्योंकि रॉबेस्पियर ने बोला है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था, तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में गिलोटिन। कहता है गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, बहुत बहुत भारी, बहुत पैना होता था, और 2 खंभों के बीच में इस तरीके से वो लटका होता था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और ऐसे 2 लोग उसको साइड से ऐसे पकड़ के रखते थे, और जिसको मारना होता था उसको लेके आते थे और उस पर ऐसे उसका गर्दन फंसा देते थे, और ऊपर से वो छोड़ देते थे। तो वो इतना भारी 50-60 किलो का आता था और सीधा ऐसे गर्दन काट देता था। कहता है इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर, क्योंकि इसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, तो इसका नाम ही गिलोटिन है। ठीक है, चलिए, यानी ये आतंक का राज आपको दिख रहा है ना। तो सोचो इसने कितने लोगों को मारा होगा। क्या कुलीन और पादरी में एक लोग थे क्या? और जो दूसरे राजनीतिक दल थे उसमें भी एक ही लोग, मतलब एक लोग थे? ऐसा नहीं था, हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे, बहुतों को इसने उस पर गिलोटिन पे चढ़ा दिया, मार दिया उनको। अब देखो, कहते हैं रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। अब ये कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन जो इतना सख्त होता है, जो कानून को इतने कड़ाई से पालन करता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जो कानून में लिख दिया बस वही है, बट सामने क्या घटित हो रहा है उसके ऊपर उसकी नज़र नहीं जा रही थी। उसने क्या किया? मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मजदूरी की सीमा तय कर दी कि देखो, मजदूरी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम कितना ही मेहनत कर लो, तुम्हें इससे ज़्यादा मजदूरी नहीं मिले। मान लो 500 रुपये मजदूरी तय कर दी गई, ठीक है। और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। कीमतें, जो सामान की कीमतें हैं उसकी भी सीमा तय कर दी गई। मान लो कि जो पाव रोटी थी उनके लिए, जो वो ब्रेड खाते थे, अगर वो 10 रुपये का था तो बोला कि ये 10 रुपये का ही बिकेगा, ये 20 का नहीं होगा, ये 11 का नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा करना पॉसिबल है? क्या ये हमेशा के लिए सही रहेगा?
नहीं रहेगा ना। कहता है गोश्त, गोश्त मीट है ना, एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो अपने कब्जे में ले लेना, है ना, यानी कि सरकार उस पर पूरी निगरानी रख रही थी कि कहीं कोई कीमत ना बढ़ा दे, कहीं कोई कीमत ना बढ़ा दे। ठीक है। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि जो भी सामान की कीमतें थी उसको फिक्स कर दिया गया। देख रहे, अधिकतम सीमा तय कर दी, न्यूनतम नहीं, अधिकतम ही तय कर दी इसने। इसको करना चाहिए था कि हाँ भाई कम से कम इतने में बिकेगा, ज़्यादा में तुम जितने ज़्यादा में बेच सको, लेकिन वो भी उस समय के माहौल के लिए ठीक नहीं था। इसने अधिकतम सीमा तय कर दी। कहता है अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। बोले ये महंगा आटा कोई नहीं खाएगा। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। देखो ये इतने कड़ाई से नियमों का पालन करवा रहा था। इसने बोला कि सफ़ेद आटा कोई नहीं, मतलब कि गेहूं को पीस कर नहीं खाना है, क्योंकि गेहूं को पीसने में मजदूरी लगती है जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या खाएंगे क्या? तो इसने बोला कि साबुत गेहूं खाओ, है ना, साबुत गेहूं को। अब ये किसी तरीके से बनाते थे, उसमें साबुत गेहूं होता था, कहते ये खाओ, और उसको ये क्या कहते थे? समता रोटी। ठीक है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। मतलब बोलचाल में भी बराबरी होनी चाहिए। देखो कैसे कहते हैं, परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय एवं जो मदाम, मदाम का मतलब समझो, जो मैडम वर्ड आया है ना, मैडम, और जो मिस्टर वर्ड आया है ये यहीं से आया है। ठीक है। तो वहाँ पे मॉन्स्यूर, ऐसे फ्रांस में मॉन्स्यूर कहते हैं, मिस्टर कहते हैं, और मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक और सितोयन यानी कि नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बोले कि कोई भी किसी भी पुरुष को मिस्टर नहीं बोलेगा और कोई किसी भी महिला को मैडम नहीं बोलेगा। पुरुष को क्या बोलना है? सितोयन, और जो महिला है उसको क्या बोलना है? सितोयन। समझ में आ रहा है? यानी उस समय जो मॉन्स्यूर और मैडम था, ठीक है, ये जो समाज के बड़े लोग थे इनके लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो बोला कि नहीं, अब ऐसा यूज़ नहीं करना, सब बराबर हैं। तो पुरुष को क्या बोलेंगे? सितोयन, और महिला को क्या बोलेंगे? सितोयन। चर्चों को बंद कर दिया गया, क्योंकि पादरियों को मार दिया गया तो चर्च किस काम के? तो चर्च को बंद करो। उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। बोले कि यहाँ पे हमारा ऑफिस होगा सरकार का। ठीक है। देख रहे कितने कड़ाई से इसने नियमों का पालन किया। तो कहता है रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, दम घुटने लगा उनका खुद का। जो उसके खुद के सपोर्टर थे उनका खुद का दम घुटने लगे, अरे ये क्या कर रहा है, इतना भी कड़ाई नहीं होना चाहिए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इतनी त्राही त्राही मचा दी इसने 2 साल के अंदर अंदर कि फ्रांस की जनता को अधिकार से ज़्यादा वहाँ दम घुटने लगा। बोला सबसे पहले इसी को पकड़ के गिलोटिन पे चढ़ाओ, इसने जीना मुश्किल कर रखा है। और फाइनली 1794 में इसे फांसी पे फांसी नहीं, किस पे चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। ठीक है। देखिए इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से हमने शुरू किया था? यहाँ से, है ना, कि जो 1792 जो जब नेशनल असेंबली ने 1791 संविधान बनाया, उसके बाद भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण थी। लुई 16 पड़ोसी देश के राजाओं से मिलकर प्लानिंग कर रहा था कि आओ हमारी मदद करो, लेकिन इससे पहले कि वो प्लानिंग कामयाब होती, नेशनल असेंबली ने 1792 में खुद ही युद्ध की घोषणा कर दी,
हज़ारों स्वयंसेवी जो सेना में भर्ती होने के लिए आ गए, है ना। देशभक्ति गाने चलते थे, मार्सिले उसका नाम था। महिलाओं के कंधे पे आ गई जिम्मेवारी घर की, रोजी रोटी की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जैकोबिन क्लब ने क्या किया, महंगाई की जो बढ़ती जो महंगाई थी, जो बढ़ती कीमतें थी, उससे नाराज़ होकर ट्यूलेरिए के महल पे हमला कर दिया जिसमें राजा रहता था। राजा को गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, जेल में, ठीक है। फिर चुनाव करवाए गए, तो इस बार नेशनल असेंबली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, कन्वेंशन कर दिया गया। और उसका मुखिया कौन बना, रॉबेस्पियर। और 1793 में उसको राजा को फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1793 यानी जब उसको फांसी पे चढ़ाया गया, उसके बाद क्योंकि कन्वेंशन का मुखिया रॉबेस्पियर बन गया, उसने इतनी सख्ती से कानूनों का पालन करवाया कि उसके खुद के समर्थक त्राही त्राही करने लगे और उसे खुद 1794 में गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इतना कहानी आपको याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको लिखना ज़रूर है। आपको की पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूर है, नहीं तो वो की पॉइंट्स आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, 1794 में एक और देख लेते हैं। कहते हैं लीवरे, याद है ना आपको, लीवरे फ्रांस की मुद्रा का नाम था, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। बोला गया अब लीवरे नहीं बोलेंगे, अब उन्होंने डॉलर ही अपना लिया था। अच्छा, ये एक सेकेंड आप रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। 1794 आ गया। अब 1794 के बाद देखिए, 1794 के बाद क्या हुआ, ये तो हो गया था ना, हाँ ये वाला पॉइंट देखो। अब 1794 में जब रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि कन्वेंशन का मुखिया तो वही था, फिर से क्योंकि कन्वेंशन का मुखिया था, सरकार का मुखिया था, वो सरकार वो चलाता था। जब वो खुद मर गया तो अब कौन चलाएगा सरकार, ठीक है। तो अब फिर से चुनाव हुए, देखो हर साल ही साल चुनाव हो रहे हैं। कहता है जैकोबिन सरकार मतलब जैकोबिन का मुखिया कौन था, रॉबेस्पियर। क्योंकि रॉबेस्पियर मर गया तो जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। तो कहता है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, मध्य वर्ग। ये कौन से वर्ग है, तो आपको याद होगा हमने तीसरे स्टेट में कुछ पढ़ा था जिसमें था व्यवसायी, याद है आपको, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील। ये वो लोग थे जिन्होंने पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने बिजनेस को सेटअप किया था और बहुत अमीर नहीं हो गए थे। ये अभी भी तीसरे स्टेट में ही थे ना, बहुत अमीर नहीं थे, बट हाँ इनके पास गरीबों से तो थोड़े ज़्यादा पैसे थे। तो उन्होंने, अब उनकी बारी थी सत्ता को संभालने की, ठीक है। अगर आप ध्यान से देश में देखोगे तो अब जो सरकारें बनती हैं उसमें ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मध्यम वर्ग से ही आते हैं। अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको संख्या किसकी दिखेगी, मध्य वर्ग की, ठीक है। तो कहते हैं जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके, वही जो व्यापारी, वकील, वो सब थे, उनके पास सत्ता आ गई। फिर चुनाव हुए, फिर नया संविधान लिखा गया। तो इस बार देखो नए संविधान में क्या हुआ, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। जब
जैकोबिन की सरकार बनी थी तो उसमें ये किया गया था कि 21 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के पुरुष हैं, चाहे वो गरीब हैं या अमीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है, उनको मताधिकार दिया गया। लेकिन इन्होंने तो उस मताधिकार को ही छीन लिया। उन्होंने बोला कि तुम गरीब हो, संपत्तिहीन हो, तो तुम वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं है, तुम सरकार में देश में कुछ योगदान ही नहीं करते, तो तुम वोट भी करके क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए उनको मताधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। लेकिन देखो फिर यहाँ से इन्होंने एक नया पॉइंट क्रिएट कर दिया। कहता इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इस बार इन्होंने जो शासन है उसको चेंज करने का, थोड़ा सा चेंज करने का निर्णय किया। बोला कि देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला कि देखो राजा था तो राजा क्या करता था, विधायिका वो खुद था, कार्यपालिका भी खुद था, न्यायालय भी वो खुद ही था। लेकिन जब नेशनल असेंबली की सरकार आई 1791 में, संविधान बना, तो उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बांटा, कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखा। लेकिन जब जैकोबिन की सरकार आई तो फिर से क्योंकि जैकोबिन का जो वो मुखिया था रॉबेस्पियर, उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अलग थी, लेकिन सब पे किसका कंट्रोल था, उसी एक आदमी का। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो जो कानून बनाने का अधिकार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, जो विधायिका है उसको बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं, विधान परिषदों में। कहता है इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अच्छा अब इसमें दिख रहा है आपको 5 सदस्य लिखे हुए हैं। याद है कुछ 745 सदस्य होते थे, आपने उस फिगर में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे करके लेके जाइए, ठीक है, और उसमें देखिए 745 लोग होते थे। उस 745 में से 5 लोगों को डायरेक्टरी बना दिया, तो बचे कितने, 740, और उसको आधा आधा बांट दिया, ठीक है। एक तरफ विपक्ष और एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष, ठीक है। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, है ना, एक व्यक्ति केंद्रित। कहता है लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। देखो अब ये जो 5 सदस्य का ये जो डायरेक्टरी था, क्योंकि ये कार्यपालिका था, तो ये क्या करता, ये विधान परिषद जो भी कानून बनाता उसको लागू करने से ये इनकार कर देते, बोलते ये इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। समझ रहे हो ना, सरकार इन्हीं की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो ये इनके लिए सरदर्द बन गया। कहता है डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपको दिख रहा है हर एक ने कुछ ना कुछ कमी को छोड़ा, जिससे जो नया हीरो है इस कहानी में, जितने भी आ रहे हैं हीरो ही तो हैं हिस्ट्री के, है ना। कई विलेन मानते हैं इसको, आप विलेन ही मान लो, ठीक है। लेकिन एक नया कैरेक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। राजा ने तो पूरी कमी छोड़ी थी कि नेशनल असेंबली आ गई। नेशनल असेंबली ने कमी छोड़ दी कि उन्होंने ठीक से मताधिकार नहीं दिया। अब मताधिकार नहीं दिया तो फिर ये लो, और महंगाई पे काबू नहीं किया तो जैकोबिन आ गया। जैकोबिन ने इतने रूढ़ तरीके से, इतने दमनकारी नीति से कानूनों को लागू किया, दम घुटने लगा, है ना। उससे परेशान होकर उन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी शासन नियुक्त कर लिया। अब डायरेक्टरी में भी क्या हुआ, ये जो 5 लोग थे ये उन लोगों से क्या करते, झगड़ा करने लगते, ठीक है, कि ये तुम्हारा कानून ऐसा नहीं है, इसको ऐसा बनाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसको ऐसा करो।
अब जनता इसमें परेशान हो जाती क्योंकि कानून बन नहीं पाते थे तो लागू नहीं हो पाते। अब जनता परेशान रहने लगी। अब जैसे जनता अगर परेशान रहने लगी तब तो नया कोई कैरेक्टर आएगा ही आएगा। और इस बार नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका जो उदय है वो शुरू हो गया। तो दिख रहा है आपको शासनकाल कैसे चल रहा है, शासन कौन कौन कर रहा है। पहले राजा आया, फिर नेशनल असेंबली, उसके बाद कन्वेंशन। देखो कन्वेंशन, जैकोबिन सरकार और रॉबेस्पियर तीनों एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कब आता है? 1794 में, क्योंकि इसी समय जो रॉबेस्पियर था उसको गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। तो 1794 से लेके ये 10 साल चलाते हैं अपनी सरकार, यानी 1804, ठीक है। चलिए एक बार इसको और एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। देखो झगड़ा कितना भी चलता रहा लेकिन स्वतंत्रता सबने मांगी कि स्वतंत्रता रहनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। विधि सम्मत समानता यानी कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी ये रहना चाहिए। बंधुत्व यानी कि हमारे बीच का जो भाव प्रेम है वो बना रहना चाहिए। ये सब प्रेरक आदर्श थे जिनको सभी सरकारें मानती थी। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यही सब चीज़ें थी, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए। ये फ्रांस से निकल के ही पूरी दुनिया में फैले हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ें हमारे संविधान में भी अंकित हैं, हमारे संविधान में भी लिखी हुई, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, 1700 जो आपका 94 है ना, जो नया डायरेक्टरी शासन नियुक्त हुआ। तो ये जो डायरेक्टरी है इनका विधान परिषद से झगड़ा हो जाता, कानून बन नहीं पाता। और यही जो अस्थिरता थी इसने सैनिक तानाशाही, ये सैनिक था एक, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब नेपोलियन आने वाला है, लेकिन नेपोलियन के बारे में आपको ज़्यादा 10th क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा उसका इंट्रो है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अगर ये आप एक तरीके से लिख सकते हैं याद करने के लिए कि किसने किसने शासन किया फ्रांस में, तो आप कहीं दूसरे पेज पे लिख सकते हैं। सबसे पहले पे लिख लीजिएगा लुई 16 राजा, उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके नीचे एरो करके लिखना है आपको कन्वेंशन ब्रैकेट जैकोबिन सरकार ब्रैकेट रॉबेस्पियर, तीनों एक ही हैं। उसके नीचे फिर डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी ये वाला डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी शासन, और उसके नीचे फिर नेपोलियन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये एक जैकोबिन राजनीतिज्ञ थे, ये पॉइंट से हटके है थोड़ा, ये फिर से हम उसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, कि लोग क्या सोचते थे। तो देखो जैकोबिन जो सरकार थी उसके गिरने के पीछे इसमें जो महिलाओं का उनका भी रोल था। कहता है सन 1793 में, 93 में यानी कि जो आतंक राज था तब, राजनीतिज्ञ शोमित ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित है। याद है ना आपको, महिला क्लबों को बंद कर दिया गया था आतंक राज के दौरान। इसमें देखिए आप, ये बताया गया था आपको, ये देखिए जो महिलाओं की स्थिति थी, ये महिलाओं की स्थिति हमने पढ़ा था। देखो क्या है, आतंक राज के दौरान, दिख रहा है ना आप, आतंक राज कब था? 1793 से 1794, जब तक कि उसको फांसी ना दे दी गई, है ना। सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। और ये कानून कौन से आधार पे था? ये देखो, ये जो सोमित जी हैं, है ना, इन्होंने ऐसा बोला था, तभी वो प्रतिबंध लागू हुआ था। क्या बोला था इन्होंने? कहते क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि जो घर के कार्य हैं वो कौन करती है, महिलाएं या पुरुष? तो सबने क्या कहा? पुरुष।
कहते हैं क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं, मतलब जो बच्चों को दूध पिलाने की जो ड्यूटी है वो किसको दिया गया है, महिला को या पुरुष को? तो महिला को। नहीं, कहते हैं प्रकृति ने पुरुष से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य, मतलब ये सब कार्य तुम्हें करने हैं, और जो घर के कार्य हैं, जो बच्चों को पालना पोसना है, उन्हें दूध पिलाना, वो किसका कार्य है? महिलाओं का। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। और क्या कहते हैं? पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं, मतलब उन्हें लाज नहीं आती कि वो पुरुष बनना चाहती है, वो ये प्रकृति को ही चुनौती दे रही हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? उन्होंने पूछा था कि क्या प्रकृति ने पहले से ही जिम्मेदारियां बांट के जब लोगों को भेजा है, तो अब हम कौन होते हैं जिम्मेदारियों को बदलने वाले? इस आधार पे उन्होंने महिला क्लबों को बंद किया था। ठीक है, ये आप जो महिलाओं की स्थिति थी उसको जब आप ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आप लिखेंगे तो आप इस कहानी का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपने अच्छे से कर लिया, आपको नोट डाउन कर लेना है। 1 मिनट, चलिए बताया था आपको 1794 से 10 साल यानी 1804 तक कौन शासन करता है? डायरेक्टरी शासन। ठीक है, देखिए क्या होता है। कहते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता फैल चुकी थी, कोई कानून मानने को तैयार नहीं था, कोई कानून फॉलो नहीं कर रहा था, कानून बन नहीं रहे थे, शासन ठीक से चल नहीं रहा था। तो एक नया उस समय एक व्यक्ति प्रकाश में आया, उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने वो आता है और ख़ुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। और ये जितना एक लाइन में ये लिख दिया गया है कि फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया, ऐसे ये फ्रांस का सम्राट बनता नहीं है। ये लोगों को बहुत तरीके के कानून, बहुत तरीके के अधिकार, बहुत तरीके के प्रलोभन देता है, तब जनता खुद इसको सम्राट मानने लगती है और डायरेक्टरी शासन का अंत हो जाता है और ये फ्रांस का सम्राट बन जाता है। मैंने बताया था, सिर्फ इंट्रो दिया गया है इसके बारे में। कहता है उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। देखो फ्रांस में जब ये आंदोलन शुरू हुए तो फ्रांस खुद में ही ऐसे घिर के रह गया था, खुद में ही फंस गया था, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इसने क्या किया, अब इसने बोला कि फ्रांस को छोड़ो, मतलब फ्रांस में तो हम शासन कर ही रहे हैं, जो दूसरे देश हैं उन पे भी कब्जा शुरू करो अब। ठीक है, पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, पुराने राजाओं को मार कर भगा दिया, मारपीट करके भगा दिया, और नए साम्राज्य अपने नाम से बनाए। उनकी बागडोर अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ में दे दी, क्योंकि राजा था तो होना ही था, अपने लोगों को दे दी, अपने जो उसके चाचा भाई है ना, ये सब उनके। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ये बात सही थी, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कानूनों को लागू करवाया जो बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही यूनिक था, ये इसलिए लोगों ने इसको इतना पसंद किया। ठीक है, तो आज भी इस पे बहस चलती है कि जो बोनापार्ट है वो बेसिकली एक विलन है या एक हीरो है। ठीक है, तो इस पे बहस चलती रहती है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप भी डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली में हीरो था कि विलन था। ठीक है, कहते हैं उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। ये बहुत छोटा सा आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है, निजी संपत्ति की सुरक्षा। जो संपत्ति है उसको निजी करने का कानून बनाया इसने। और जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन इसका है, ये ज़मीन नहीं, ये ज़मीन मेरा है, इस तरीके से। तो वो जो मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था। ठीक है, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई थी। ये जो किलो, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब इसी का लागू करवाया हुआ था, इसी ने लागू किया था। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए थे कि लोगों को लगता था कि अरे हम तो इसी की तलाश कर रहे थे, पता नहीं प्रभु कहाँ पे बैठे थे आप। ठीक है, और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। देखो याद है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता, इन्हीं 3 शब्दों पे आपका पूरा हिस्ट्री का चैप्टर चलेगा। तो देखो स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, यानी कि लोगों को अभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, 1804 में भी नहीं मिल पाई थी,
मुक्ति मिली थी बहुत सारी चीज़ों से, स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं मिली तो समानता की तो उम्मीद ही नहीं रखनी। अभी भी ये स्वतंत्रता की ही उम्मीद कर रहे हैं। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन उसने काम कुछ फिर ऐसे शुरू कर दिए कि जो उसकी सेना थी, जिसका जब लोग स्वागत करते थे, अब उनसे डर के भागते थे कि ये लो हमलावर आ गए, हमलावर आ गए। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए, वेरी गुड। कहता है आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। किसकी हार हुई? नेपोलियन की। नेपोलियन 1804 में राजा बनता है और 1815 में हार कर, मरता नहीं है, वो हारता है। ठीक है, 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो जाती है। ये आप 1 नंबर का याद रखेंगे, वाटरलू। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जो नेपोलियन है उसकी हार कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखना है 1815, और ये जगह भी आपको याद रखना है वाटरलू। ठीक है, यूरोप में ही है। कहता है यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद समय तक सामने आया। देखो, मर गया, लेकिन उसने जो मुक्ति और आधुनिक कानून बनाए थे, ये जो उपाय उसने लागू करवाए थे, वो काफ़ी समय बाद तक सामने आया, यानी कि बहुत सालों तक उसका यूज़ किया गया। हम आज भी यूज़ करते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि वो विलेन था या हीरो था, ये डिसाइड आप कैसे कर पाएंगे जब आप 10th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए, इतना लिख लिया आपने। देखिए, आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो एक छोटा सा वीडियो और बनेगा और की पॉइंट्स का वीडियो उसी में रहेगा। यानी इससे जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें चैप्टर्स में जो कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं, जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट वो है नहीं, बट आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, और की पॉइंट्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाए, उसी के साथ रहेगा वो। ठीक है, और बाद में कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको पहले वीडियो में भी ये कहा गया था कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा जानकार है ना, जो एसएसटी की क्लासेस नहीं ले पा रहा है या हिंदी में अवेलेबल नहीं है। देखिए, कई वीडियोस ऐसे चलते हैं जो आपको, जिनका जो ये कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो इंग्लिश में लिखा रहता है, वो आपको समझाते हिंदी में है। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से सोचें तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंग्लिश वाला है उसे इंग्लिश में कंटेंट तो दिख रहा है, बट वो उसके कानों में, उसके दिमाग में कौन सा वॉइस है? हिंदी का। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाता। और जो हिंदी वाले हैं उनको सुनाई तो हिंदी में देता है, बट कंटेंट जो लिखना है हमें एग्ज़ाम में, वो इंग्लिश में रहता है। तो दोनों के लिए मुसीबत रहती है। तो ये पूरा जो हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ऐसे कंटेंट को देखना, पढ़ना। तो इसीलिए इस चैनल पे ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि कंटेंट भी हिंदी में ही है, उसको समझाया भी आपके सामने हिंदी में ही जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है तो आप उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए, और इसको आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, बाय बाय।